आज का वर्क सच में एक क्रूशियल वर्क है, बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है। और इसमें अनटचेबल जैसे कंसेप्ट को उठाया गया है, क्योंकि देखो आप खुद देख सकते हो राइटिंग है इज अगेन द एक्सपीरियंसेस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का जो एक्सपीरियंस है उनके खुद का लाइफ का, तो एक तरह से हम बायोग्राफिकल एसेंसेस में देखने वाले हैं। और जो मेन बात है, देखो अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग ये इतना सीवियर प्रॉब्लम था अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया तो स्पेशल इसमें आर्टिकल नंबर 17 आपको पता होगा अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो या स्कूल डेज में अगर आपने पढ़ा होगा, तो आर्टिकल नंबर 17 जो है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबल्स की बात करती है, अनटचेबिलिटी की बात करती है। तो इतना सीरियस ये प्रॉब्लम था कि इसको स्पेशल इस चीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनग्रेव्ड किया गया है और लिखा गया, और ये सब फंडामेंटल राइट्स के पार्ट है। फंडामेंटल राइट्स है 13 टू दैट ऑफ 33, 34, 35, 36, ऑल दिस इज अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। तो ये तो पता होगा आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स के कंसेप्ट को माना जाता है। और ये फंडामेंटल राइट्स कितने ज़्यादा ज़रूरी है, इनके नाम में ही मतलब पता है ना, फंडामेंटल इट मीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और अगर फंडामेंटल राइट्स जैसे कंसेप्ट को उठते हैं तो पता होगा आपको थ्रू सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, जुरिडिक्शन के थ्रू मूव किया जाता है। तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं, पर हम जो बात कर रहे हैं ये है बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। अभी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम में नहीं आया है। उस समय ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, और ख़ुद अम्बेडकर जी के लाइफ में उनके साथ क्या क्या हुआ, ये इस उन सारे एक्सपीरियंस को इसमें शेयर किया गया है। और इसीलिए इस वर्क का नाम क्या है, दैट एक्सपीरियंसेस ऑफ अनटचेबिलिटी। कि अनटचेबिलिटी का जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उसको उन्होंने लिखा और बताया कि किस तरह से एक तरह से ये बीमारी है, एक तरह से अनटचेबिलिटी इतना सीवियर बीमारी है जितना मैं कह सकता हूँ कैंसर वैंसर ये सब नहीं होते जिस तरह सोसाइटी में। दिस इज़ अगेन द कैंसर ऑफ सोसाइटी। तो समाज का कैंसर है, दिस इज़ द अनटचेबिलिटी। और इस जैसे कंसेप्ट का जो एक्सपीरियंस होता है उसको इस ऐसे के फॉर्मेट में हमारे आगे रखा है। तो देखो हमें क्या किन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग, जो सिलेबस में है तो इट्स अ पार्ट ऑफ द ग्राफिक नॉवल, सॉरी इट्स अ पार्ट ऑफ द ग्राफिक राइटिंग, द ग्राफिक स्टाइल ऑफ राइटिंग। ये ग्राफिक स्टाइल ऑफ राइटिंग है। तो पहले ये ग्राफिकल फॉर्म है, इसका ग्राफिकल फॉर्मेट दे रखा है आपको। अब ग्राफिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग है तो यानी इसमें बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स, जैसे कि आपने कॉमिक बुक पढ़ा होगा उसमें कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं, वो जो बोल रहे हैं उसे एक स्पेशल बबल के थ्रू ऐसे दिखाया जाता है। तो उस तरह से इस राइटिंग को लिखा गया है। जो ग्राफिक राइटिंग होती है वो बहुत ही, देखो कई बार इमोशंस को प्रेजेंट करने के लिए हमें पिक्चर्स का सहारा लेना पड़ता है, और वो पिक्चर बहुत ही एप्ट और बिल्कुल क्लियर हो, ताकि वो जो क्लैरिटी मेंटेन है उस इमोशंस को डील करने के लिए। तो ऐसी ही पिक्चर्स और ऐसी फ्रेम का यूज़ किया हुआ जो स्टाइल ऑफ आर्ट है, दैट इज़ कॉल्ड द गॉन्ड स्टाइल ऑफ आर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, गॉन्ड स्टाइल ऑफ एन आर्ट का यूज़ किया हुआ है। गॉन्ड सबसे बड़ी जाति मानी जाती है, जैसे कि गॉन्ड हो गया, संथाली हो गए, भील हो गए, होम हो गए, सिन्हली हो गई, ये सब जातियाँ हैं। शेड्यूल ट्राइब्स इसे कहते हैं हम एक तरह से। तो जो फ्रेम उठाया गया है इस पूरे पिक्चर को बनाने का, पिक्चर के डिज़ाइन का, वो सभी गॉन्ड स्टाइल ऑफ एन आर्ट है। अब गॉन्ड स्टाइल ऑफ एन आर्ट क्यों ऐसा करा गया, क्योंकि अम्बेडकर जी मध्य प्रदेश से थे, और जो एमपी में जो गौंड जाति सबसे ज़्यादा है तो वहाँ का आपको स्टाइल ऑफ एन आर्ट तो उठाएंगे ही है ना। तो इस तरह से इस जो ग्राफिक स्टाइल ऑफ राइटिंग जो प्रेजेंट किया गया, जो ग्राफिक आर्ट है हमारे पास, वो जो ग्राफिक आर्ट है वो गॉन्ड स्टाइल ऑफ आर्ट है। और अनटचेबिलिटी के इस पूरे कंसेप्ट को गॉन्ड स्टाइल ऑफ एन आर्ट में हमारे आगे बिल्कुल प्रेजेंट किया गया। एक तो यूनिवर्सल फैक्टर है, सारा ट्रूथनेस के ऊपर बेस्ड है, कोई फिक्शियस राइटिंग नहीं है, दिस इज अगेन द सीरियस राइटिंग। यहाँ इस स्लाइड दिया गया ताकि आप एक तरह से गॉन्ड स्टाइल ऑफ एन आर्ट को देख सको। ये पूरा गॉन्ड स्टाइल ऑफ पैटर्न है, गॉन्ड आर्ट है ये, किस तरह से जो कलर का यूज़ किया गया है और किस तरह से इस चीज़ों को देखो, जिस तरह इमेज बना रखी है, दिस इज अगेन द गॉन्ड स्टाइल ऑफ एन आर्ट। ये अम्बेडकर जी है, इसको इनको ऐसे प्रेजेंट किया। देखो अगर यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा सितंबर दिन 1931 एंड टू द माइनॉरिटी एंड द कम्युनिटीज़, तो माइनॉरिटी के रिगार्डिंग है। और अब तो फाइनली माइनॉरिटीज़ यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लेके एक स्पेशल एक्ट भी है ना, प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट ऑफ 1989। 1989 जो है प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट, इनके थ्रू जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को एक स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है। तो ये बेसिक बात है। यहाँ पे फाइनली गॉन्ड आर्ट एंड गॉन्ड स्टाइल ऑफ एन आर्ट को आप यहाँ पे रोक के देख सकते हो किस तरह से इसको मैंने स्पेशली इसलिए ऐड किया गया। दिस इज अगेन द रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है, ऐसे उसमें है, इसी कलर में है, तो ताकि आप देख के पहचान सको कि किस तरह से इस स्टाइल ऑफ राइटिंग और जो ग्राफिक स्टाइल ऑफ राइटिंग है कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव और कितना ज़्यादा डीप मीनिंग जो है ये प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ये सेकेंड अगेन को दिख रहा होगा गॉन्ड स्टाइल ऑफ एन आर्ट, किस तरह से देखो इसमें डायलॉग्स भी है,
और अगर आपको इसमें देख सकते हो ना कि किस तरह एग्जैक्ट दिखा रखा है, बिल्कुल एक पूरे क्लैरिटी को मेंटेन कर रखा है। और इस तरह की राइटिंग सच में दैट्स अगेन द मास्टर पीस ऑफ राइटिंग। और ये देखो किस तरह से इसमें दिखा रखा है। तो फाइनली इस तरह की राइटिंग को हम क्या कहते हैं, ग्राफिक स्टाइल ऑफ राइटिंग। और ग्राफिक स्टाइल ऑफ राइटिंग में देखो वर्ड्स का कम यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि आपको जो चीज़ एक्सप्रेशन जो प्रेजेंट करना है वो सब कुछ कहीं ना कहीं चेहरे और वो जो स्टाइल ऑफ एन आर्ट है, जो एक बैकग्राउंड है, बैकबोन और स्पाइन की तरह काम करती है इन राइटिंग के। कोई भी अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हो, अगर उस टेक्स्ट में अगर आप किसी आर्ट को अगर कनेक्ट कर रहे हो, जैसे उसमें गॉन्ड स्टाइल ऑफ एन आर्ट को कनेक्ट किया गया है, ये गॉन्ड स्टाइल ऑफ एन आर्ट एज एक्टिंग जस्ट लाइक ए स्पाइन। ये स्पाइन का काम करती है और एक बिल्कुल जो रीडर है उसके आगे मीनिंग को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर करती है और इंटरेस्ट लेवल को भी मेंटेन करके रखती है। ये पेज छोटा वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है, इजी वर्क है, पर जो मीनिंग है, जो ग्रूव रियलिटी है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो समरी और द एनालिसिस है, दोनों एक ही फैक्ट में, बस आपको पता होना चाहिए इसमें क्या है और क्या नहीं है। तो पहले देखो, भीमयान इज एन एक्सपीरियंस ऑफ अनटचेबिलिटी, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। हर चीज़ इसमें, हर लाइन जो है कैलकुलेटिव और बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आपको कोई सा भी क्वेश्चन आए तो अगर आप ये सारा कुछ लिख के आ सकते हो तो उसमें तो आपके स्कोर अपने आप अच्छे आएंगे। पर मेरे हिसाब से ये स्कोर का मामला दूर होना चाहिए यहाँ पे। तो मेन ये है कि आपको इसे अच्छी तरह समझना चाहिए, कि इसका अच्छा क्रिटिकल पॉइंट रखना चाहिए। और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के रिगार्डिंग स्पेशली जो जिसमें बातें रखी गई है, इन सब चीज़ों को आपको, ताकि एक अध्ययन सही रहे, आप एक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से समझ सके। तो द भीमयान इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ अनटचेबिलिटी। इसमें एक्सपीरियंस है, किन का एक्सपीरियंस है, खुद भीमराव अम्बेडकर जी का, उनका खुद का एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग टू द अनटचेबिलिटी का। इस बायोग्राफी ऑफ द भीमराव अम्बेडकर का जो है उनका बायोग्राफी है। और लिखा किसने, देखो, दुर्गाबाई व्याम एंड द सुभाष व्याम, प्रेजेंटेड इन ए फॉर्म ऑफ द ग्राफिक नॉवल, तो ग्राफिक नॉवल के फॉर्म में लिखी गई है। एंड यूजिंग द गॉन ट्राइबल आर्ट का यूज़ किया गया है। तो ये सारे कुछ कुछ बुलेट पॉइंट्स है, जैसे आप या दिमाग में पक्का रखना। द ग्राफिक नॉवल एंड ट्रेवल्स द अम्बेडकर अर्ली लाइफ रिकाउंटिंग हिज एक्सपीरियंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन फेस बाय हिम बिकॉज ऑफ द बिलोंगिंग टू अ लो। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखना, किस तरह से उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को उनके साथ किया जाता, तो उन सब चीज़ को इसमें जो लिखा गया, देखो पूरी जो पेन है उसको पूरे इमोशन से डिप किया गया है। और ये जो इमोशंस है, ये सच में ये होलसम एंड पूरे पूरे आउटराइट इमोशंस को प्रेजेंट किया गया है। ऐसा नहीं है इसको कुछ एग्जैगरेट किया गया, नहीं, आउटसेट रियलिटी को प्रेजेंट किया गया है विद इमोशंस। और ये दिखा रखा है कि सोसाइटी का जो फ्रेम है, ये पीस ऑफ टेक्स्ट अगेन द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये जो पूरा पीस ऑफ टेक्स्ट है, ये एक आर्डेंट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उस जमाने के समाज का एक तरह का ये रिफ्लेक्शन है, जो कि हमें दिखाती है उस तरह का समाज कैसा था। और कितना ज़्यादा जो है वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन जैसे फैक्टर जो है वो देखे गए थे उस टाइम पे। तो ये सब कुछ आपको फाइनली ऐड करना है जब आप लिख रहे हो आंसर को अच्छी तरह से आप प्रेजेंट करने के लिए। The illustration of the graphic novel depicts the young Bhim during these various incidents of the humiliation. Humiliation face करना पड़ा, कौन कौन से, देखो 4 नरेटिव सेक्शंस है। नरेटिव क्या होता है, जो एक नरेटर एक तरह की कहानी को सुनाता है, दैट इज कॉल्ड द नरेटिव, उसे नरेटिव कहते हैं। तो कितने नरेटिव है इसमें, 4 नरेटिव है। और स्पीकर जो है वो सिंपल एक है। और वो बायोग्राफिकल एसेंस है इसमें राइटिंग में, और बायोग्राफिकल जो कंसेप्ट को रखा गया है। तो जो हमारे पास स्पीकर है वो खुद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, इसीलिए हम इसे एक तरह का बायोग्राफिकल एसेंस बोल सकते हैं, बायोग्राफिकल पार्ट बोल सकते हैं। ये जो 4 नैरेटिव है, ये आपस में चारों नैरेटिव कनेक्ट होके दैट क्रिएट्स द मेटा नैरेटिव। अगर मेटा नैरेटिव की बात करूँ तो मेटा नैरेटिव का मतलब मेन क्रक्स क्या है, वो ये है अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, हाई क्लास एंड लो क्लास। तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन है दैट इज़ द मेटा नैरेटिव। उस मेटा नैरेटिव को एक तरह से दिखाने के लिए या उसे लाइमलाइट में लेके आने के लिए 4 नैरेटिव का यूज़ किया गया है। और ये चारों नैरेटिव खुद का एक एक्सपीरियंस बेस्ड राइटिंग है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, ये जो चारों नैरेटिव है आपस में कंबाइन होकर मेटा नैरेटिव को क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें दिखाया गया है द डिमार्केशन हाई एंड लो क्लास के बीच में, और जो ह्यूमिलेशन जो फेस करना पड़ता है लो क्लास वालों को। इस बुक में जो 4 नैरेटिव है, पहले नैरेटिव को वाटर से बताया गया, इंपॉर्टेंट। सेकंड को शेल्टर, इंपॉर्टेंट। तीसरे को ट्रैवल, और फोर्थ को द आर्ट ऑफ द भीमयान। ये चारों आर्ट, ये जो चारों जो हमारे पास नैरेटिव है, इन चारों नैरेटिव के थ्रू इस पूरे वर्क को एज एन ग्राफिक के वे में पिक्चरस्क्यू के फॉर्म में सामने रखा गया। पहले देखो फर्स्ट बुक, ये फर्स्ट बुक है। जो फर्स्ट बुक है हमें इसमें दिखा रखा है वाटर इज सेट इन 1901। देखो ईयर भी याद रखना पड़ेगा, कुछ कुछ जो फैक्ट है उसे याद रखो, क्योंकि ये सीरियस राइटिंग है तो इतना पता होना चाहिए।
द फर्स्ट बुक इज द वाटर सेट इन 1901। द 10 ईयर ओल्ड भीम, अभी 10 साल है, भीम नाम है भीमराव अम्बेडकर जी का, ठीक है, इज ह्यूमिलेटेड बाय द हिंदू टीचर, उन्हें ह्यूमिलेट कर रहे हैं, उनको नीचा दिखाया जा रहा है स्कूल में, डिनाइड ऑफ द वाटर, पानी के लिए भी मना कर दिया। देखो जो वाटर है एज ए बेसिक नेसेसिटी, ये आर्टिकल नंबर 21 में आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, दैट आर्टिकल नंबर 21 में, सॉरी वो फ़ोन आ गया था तो जो आर्टिकल नंबर 21 है उसमें बेसिक नेसेसिटीज़ दिखा रखी है। जैसे बेसिक नेसेसिटीज़ में क्या है, जैसे वाटर हो गया, उसके बाद लाइफ यानी जीने का हक, पानी का हक, ठीक है, ये सब बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, इनको कोई छीन नहीं सकता। तो यहाँ पे देखो वाटर के लिए मना कर दिया, पानी के लिए मना कर दिया, तो जो बेसिक नेसेसिटी है उसके लिए मना कर दिया। और बात क्या रखी गई, जो बात रखी गई थी, दैट इज़ ऑल अबाउट द पोल्यूशन। अब पोल्यूशन वो पोल्यूशन नहीं है, ये क्या है, पोल्यूशन ऑफ कास्ट, कि जैसे जब नीचे वर्ग का जो है, जो लो कास्ट के लोग हैं, जब वो हाई क्लास ब्राह्मण जैसे क्लास के उनको हाथ लगा देते तो उनका पूरा कल्चर क्या हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा। तो ये जो पोल्यूट वाला और कंटेमिनेटेड वाला कंसेप्ट है, इन सारे कंसेप्ट को इसमें दिखाया गया कि जो वाटर, पानी भी ये कैसे ले, देखो इसको, इस पूरे सिनेरियो को और अच्छी तरह से, अगर आप एक अच्छे रीडर हो और आप अलग अलग वैरायटी ऑफ बुक्स पढ़ने का शौक़ रखते हो, तो मुल्क राज आनंद की एक वर्क है, वर्क का नाम भी यही है, देखो मुल्क राज आनंद फेमस राइटर, इनका एक वर्क है अनटचेबल्स। वो अनटचेबल्स को पढ़ के देखना, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल राइटिंग है, जब आप पे टाइम हो। उस अनटचेबल्स में मुल्क राज आनंद ने भी ये चीज़ शो कर रखी है, पूरी अनटचेबिलिटी के ऊपर बेस्ड राइटिंग है, लाखा राखा बाका इस तरह के कैरेक्टर्स हैं, कि ये दिखाया गया कि पानी के लिए उन्हें कितना वेट करना पड़ता है। देखो कुएं से पानी भर नहीं सकते हो क्योंकि वो पूरा कुआं पोल्यूट हो जाएगा। आप कहीं और नदी से पानी ले हुए अगर कोई वहाँ, तो वहाँ का आसपास का एरिया पोल्यूट हो जाएगा। तो ये लोग वेट कर रहे होते थे ऐसे फेज़ में, जब वो, कि जैसे कि कोई ब्राह्मण हो, वो फ्रेश वगैरह हो के आए, वो हाथ धो रहा तो उसके नीचे बर्तन लगा के उसमें पानी इकट्ठा करते थे, ताकि उसमें पानी को इकट्ठा कर सके। तो इतना ज़्यादा ह्यूमिलेशन और डीप ह्यूमिलेशन सहना पड़ा। और इसके साथ साथ आपको पढ़ना भी है ऐसे समाज में रह के, और उसके बाद ऐसे समाज में सरवाइव करना है, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला काम था। पर ऐसे भी काम को भी अम्बेडकर ने बहुत अच्छी तरह से मैनेज करा, और वो सारे एक्सपीरियंस को शेयर किया कि बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे वाटर है, इनको भी वो कहाँ से ले, किसी को प्यास लग रही तो पानी किस तरह से कहाँ से कलेक्ट करे। तो ये केस सीरियस है, सच में ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट रेंटिंग कंसेप्ट है। द सेकेंड बुक दिस शेल्टर इज सेट इन 1917 में सेट किया गया। सेकेंड को देखो 16 साल बाद अम्बेडकर जो है वो कोलंबिया से आते हैं, देन परस्यूड हिज स्टडी के लिए वो, ठीक है, वेयर ही परस्यूड हिज स्टडी, जहाँ पर उन्होंने अपनी पढ़ाई करी थी। उसके बाद जब वो आते हैं and realizes the extent of the practice of untouchability when he did not get any accommodation in the बड़ौदा। जब वो वापस आते हैं इंडिया में तो बड़ौदा में उन्हें कहीं एकोमोडेशन नहीं मिलता, कोई उन्हें रहने के लिए जगह नहीं देता, हिंदू होटल में जगह ही नहीं मिलता उन्हें। तो वो उन्हें पारसी वाले यानी पारसी जो कम्युनिटी है उनके झोपड़पट्टियों में उनमें रहना पड़ता है। ही वॉज फोर्स टू लीव फॉर द बॉम्बे, उन्हें ज़बरदस्ती बॉम्बे से बाहर निकाला गया क्योंकि वो महार जाति के थे। देखो महार जाति एक लो कास्ट में आती है, और ये जाति जो है अगेन एमपी की जाति है, मध्य प्रदेश की। तो उसी जो महार जाति से थे वो, तो कितना ज़्यादा ह्यूमिलेशन और डिस्क्रिमिनेशन उन्हें सहना पड़ा। तो वो ये इसमें दिखा रखा था, जब वो कोलंबिया से पढ़ के आते तो यहाँ एकोमोडेशन के लिए उन्हें कुछ नहीं मिलता। इट इज़ देन ही रियलाइज दैट नो मैटर हाउ एजुकेटेड अ दलित माइट बी, ये कोई मैटर नहीं करता कि दलित कितना पढ़ा लिखा है कि नहीं, बस ये अपर कास्ट हिंदू सोसाइटी जो है वो इन्फीरियर को अनटचेबल्स कहती है और उन्हें ये सारे राइट से डिनाई करती है। ये बात अम्बेडकर की आप याद कर सकते हो, कल परसों अगर आप कहीं भी अच्छी जगह पे लेक्चर ले रहे हो और ऐसे कंसेप्ट जब आते हैं, देखो ये जो कंसेप्ट होते हैं बहुत ही सॉफ्ट कोर कंसेप्ट होते हैं, इनके ऊपर जब अगर आपको कभी भी बोलना हो तो पीछे आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, और एज ए न्यूट्रल वे से स्टडी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है वो शेड्यूल कास्ट है, वो जनरल कास्ट है, इसको लेके आपस में लड़ रहे हो, ऐसा नहीं। बिल्कुल एक न्यूट्रल एसेंस के थ्रू, एक न्यूट्रल वे की तरफ हमें मूव करना होता है। जब हम ऐसे टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हर चीज़ के तथ्यों पे, फैक्ट्स पे काफ़ी मूव करना होता है। तो ये 1901 का इंसिडेंट है जो कि वाटर इंसिडेंट है। ये 1917 का इंसिडेंट है, ठीक 16 साल बाद शेल्टर का इंसिडेंट है, जिसमें ये दिखाया गया था कि डिग्निफाइड लाइफ, एक बेहतर लाइफ जीने के लिए इंसान को 3 चीज़ तो चाहिए है ना, रोटी कपड़ा मकान। अगर यही सब चाहिए, और पानी है ना, पानी तो एक बेसिक नेसेसिटी है, वो सब भी अगर ना मिले, शेल्टर जैसे कंसेप्ट भी अगर ना मिले, तो फिर क्या होगा? फिर तो वो लाइफ एक तरह के, वो फिर सर्वाइवल का ही वो कंसेप्ट आ जाएगा, ऐसी लाइफ तो वहीं पे एंड हो जाती है। ऐसे ही फाइनली अब थर्ड बुक, तो थर्ड बुक में जो आपको जो इम्पोर्टेंट थिंग में भी बोला था, टाइमलाइन जरूरी है। पहला तो 1901 है, फिर उसके बाद क्या है 1917, बिल्कुल सही। उसके बाद देखो 1929 जो थर्ड बुक है,
इस कहानी में बायोग्राफिकल टच भी है। इस कहानी को और अच्छी तरह से अगर आपको करना हो तो इसी चैनल पे मेरी एक वीडियो है जो कि मैंने भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर बना रखा है, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है उसको आप पढ़ सकते हो, वहाँ से एक आपको बेटर आइडिया मिलेगा और एक अच्छी तरह से समझ, ठीक है। तो इससे पहले आप वो देख के फिर इसको देख लेना। तो अगर आपने इससे पहले वो वाली वीडियो देख रखी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, फिर आप इसको देखोगे तो एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि उसमें अब बैकग्राउंड मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखा है, उसको ज़रूर देखना। तो फाइनली जो थर्ड बुक करना है, देखो यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट द ट्रैवल, ये ट्रैवल पे है। तो एक ये याद रखना, टाइमलाइन इसका भी हम इंपॉर्टेंट नोटिस कर लेते हैं, 1929, ठीक है। अम्बेडकर ट्रैवल टू बॉम्बे, अम्बेडकर जी अब बॉम्बे जा रहे हैं, ठीक है। वन द अनटचेबल्स ऑफ द 40 गाँव सेंड देयर नेफ्यू टू ड्राइव, देखो अब बॉम्बे से रिसीव करने के लिए जाना है। अब रिसीव करने के लिए, क्योंकि अनटचेबल है, यानी अम्बेडकर जी वो महर जाति से हैं जो कि एक लो कास्ट है, तो अब वहाँ से लेके आना है। तो वहाँ से लेके आने के लिए ड्राइवर ने अपने नेफ्यू को भेजा, ना कि वो खुद आया, ठीक है। और उसके बाद उसने फाइनली द हाउस ऑन ए टोंगा, उसके बाद वो टोंगा इट मीन दी उस पे टांग, जैसे समझते हो ना, टोंगा वो जो घोड़े वोड़े जो होता है वो, और उसके पीछे एक बग्गी सी जो लगी होती है वो, जिसे टांगा भी कहते हैं, कई जगह टोंगा कहते हैं। बिकॉज ऑल ऑफ दी टोंगा ड्राइवर, सभी ड्राइवर ने रिफ्यूज़ कर दिया था अम्बेडकर को राइड के लिए, क्योंकि अम्बेडकर महार जाति से थे, ठीक है। उसके बाद द ड्राइवर वॉज अनस्किल्ड एंड दे मेट विद एन एक्सीडेंट, क्योंकि नेफ्यू आया था वो स्किल्ड नहीं था। अब वो तो छोटा है, उसको कैसे पता क्या चलाना है, तो फाइनली एक एक्सीडेंट हो जाता है। इवन तो द नॉवल डील्स विद द स्टोरी लाइन, इस नॉवल में स्टोरी लाइन भी है, अम्बेडकर जी के लाइफ के बारे में भी है, हिस्टोरिकल स्टोरी भी है। अब ये सब देखो आपको करना हो तो नॉर्मली आप कोई सी भी बुक उठा सकते हो अम्बेडकर जी की, और उसके ऊपर आप एक बार ये डिटेल से पढ़ लेना, या फिर इसी चैनल में मैंने अभी बताया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने बैकग्राउंड काफ़ी अच्छी तरह से समझा रखा है, किस तरह से अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को जलाया, मनुस्मृति का कितना बड़ा इम्पैक्ट आया था, वो सारा कुछ। द नावल इटसेल्फ इज़ ए कंटेम्प्रेरी वर्क पब्लिश, इस नावल को पब्लिश कब किया, 2011 में, विद द नरेटिव बिगिनिंग विद द वन डे इन द रिसेंट पास्ट। स्टार्टिंग ऐसे होती है, वन डे इन द रिसेंट पास्ट, वाइल द अपर कास्ट मैन सिट्स एट द बस स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट द अनफेयरनेस ऑफ द कोटा। देखो जो अपर कास्ट वाले, इसमें सीन दिखा रखे कि जो अपर कास्ट वाले हैं वो बस स्टॉप पे बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं अनफेयरनेस ऑफ द कोटा, कि जो कोटा जो रखा गया था कि एक पर्टिकुलरली कोटा होगा। देखो ये जो कोटा का कंसेप्ट है ये आपको पता होगा अगर आप थोड़ा बहुत पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हो तो। 1931 में पूना पैक्ट साइन हुआ था अम्बेडकर जी के बीच और गांधी जी के बीच में, तो पता होगा 1931 में। इस पूना पैक्ट में जैसे कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात ना करते हुए, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, हिंदू अलग वोट डालेंगे, मुस्लिम जो है वो अलग वोट डालेंगे। अगर इसी तरह से शेड्यूल जो अम्बेडकर जी ने डिमांड की थी कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट शेड्यूल कास्ट के लिए भी होना चाहिए, तो गांधी ने यहीं पे इस बात को काटा और ये बोला कि नहीं, ऐसे अगर होगा तो फर्दर डिवीज़न, फर्दर डिमार्केशन होगा इंडिया का जो डिवीज़न होगा इंडिया से, फिर एक और चीज़ अलग से जो एक नई कंट्री और निकल के आएगी, तो इससे इंडिया टूट सकता है। तो वहाँ पे जो है पूना पैक्ट में ये बात रखा गया कि ठीक है, एक परसेंट जो है, एक कोटा जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए फिक्स कर देना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग जो है वो बात कर रहे हैं, दी वर्थलेस जॉब इवन आफ्टर बीइंग हाईली क्वालिफाइड, कि ये जो रिजर्वेशन स्कीम है, इसी स्कीम की वजह से जो जनरल वाले हैं वो अच्छा पढ़ भी लेते हैं, पर फिर भी उन्हें एक तरह का एक वो नहीं मिलता ना, एक सीट नहीं मिलती। तो दिस द गर्ल सिटिंग बिसाइड रिस्पॉन्ड बाय सेइंग दैट द कास्ट इज इन फेयर, द फर्दर रिलेटिंग द इंसिडेंट ऑफ द बी आर अम्बेडकर्स लाइफ। तो वो कहते हैं देखो कास्ट का जो मामला है वो इतना आसान नहीं होता, इस कास्ट के मामले के पीछे कुछ बातें और होती हैं। वो है फैमिली बैकग्राउंड, एक फैमिली सपोर्ट। जैसे कि अम्बेडकर जी को देखा वैसे उन्होंने मेंटेन करा, काफ़ी कुछ सहा अपनी लाइफ में, एक तो ये एक यही सबसे बड़ी बात है, ठीक है। फिर भी उन्होंने स्टडी पे कंसंट्रेट किया, और इसके साथ साथ जो भी उनके साथ हुआ लाइफ में काफ़ी कुछ हुआ जो बताया था मैंने, जैसे कि एट्रॉसिटीज़ कह सकते हो आप उसे, या डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हो आप इसे, जो भी कहना हो, एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट था इसका। पर फिर भी इस वजह से जो होता है इस चीज़ को, यानी जो बैकग्राउंड होता है, इस बैकग्राउंड को, जो शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे होते हैं उनका जो बैकग्राउंड वीक होता है उसको सपोर्ट करने के लिए इस रिजर्वेशन स्कीम को रखा। तो इन द पॉपुलेशन, फिर ये बोल रखा है, विच इन फैक्ट द कंपोज ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री टुडे, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द रिजर्वेशन सिस्टम इन देयर लाइव्स एंड द करियर्स विच लीड्स टू देम फॉर द अडॉप्टेशन ऑफ एंटी रिजर्वेशन एटीट्यूड। आज काफ़ी एंटी रिजर्वेशन एटीट्यूड का कंसेप्ट चला आ रहा है ना, कई कंसेप्ट होते हैं कि एंटी रिजर्वेशन की बात। The rigidity in the case of the taboo that still exists and been thrown light for that purpose reference to the
archives from the history becomes necessary. The girl in the first scene acts as a bridge between the instances from the past and the experience of the present for the today's reader. तो वो जो पास्ट का एक्सपीरियंस है और प्रेजेंट का जो है, इन दोनों को कहीं ना कहीं कंबाइन किया गया है। कि देखो 1931 में जब पूना पैक्ट साइन हुआ था बिफोर इंडिपेंडेंस, तो 10-10 ईयर का इन्होंने फॉर्मेट रखा था कि ठीक है 10 साल तक ये रहेगा, पर वो जो 10 साल का रिजर्वेशन है वो इसी तरह से कंटिन्यूस वे में मूव होता गया और होता गया, वो अब तक चला आ रहा है। In order to understand the empathize the Ambedkar's view and the rationale behind the imitating the reform movement for the Dalit, one must understand the life and the experience of the Bhimyan give an insight to. इसीलिए आज अगर हम इसके ऊपर कोई भी बात करते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन क्या ज़रूरी है कि नहीं है, ठीक है, तो इसके अलग अलग मत आएंगे। देखो शेड्यूल कास्ट वाले बोलेंगे यस हाँ होना चाहिए, और जो जनरल वाले बोलेंगे वो कहेंगे नहीं होना चाहिए। फिर कुछ अलग अलग जो है वो लोग जो अपने वो एक अलग व्यूज़ देते हैं कि ठीक है ऐसे शेड्यूल कास्ट वाले जो कि ठीक है अच्छे ग्राउंड से हैं, अब उनके फैमिली में पहले से ही गवर्नमेंट जॉब पे है, उनका जो रिजर्वेशन का सिनेरियो है उसको हटा देना चाहिए और बाकी सबके साथ रखना चाहिए। तो ऐसे कई सारे व्यूज़ हैं, पर एंड में बात वही आती है कि किस तरह से चीज़ इस सोसाइटी में स्पेशली है ना, इंडिया में इस चीज़ को अगर चलाना हो तो बहुत हिम्मत चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए। ठीक है, आइडियाज़ हर किसी के पास है, बट उस आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करवाना है और कैसे देखे, डिमार्केट कैसे करे कि कौन गरीब है कौन अमीर है, ये सारा कुछ तो बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो इतना ज़्यादा डीप में ना जाते हुए, ना बहस करते हुए, ना एक क्रिटिकल पॉइंट रखते हुए, सिंपल इस टेक्स्ट में जो बात कही गई है हम सिर्फ उसको देखते हैं। तो उसी चीज़ के थ्रू कि इसमें जैसे दिखाया गया है, देखो पास्ट एंड प्रेजेंट को कंबाइन किया गया। पास्ट में वो रिजर्वेशन वहाँ पे मस्ट था, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऑप्शनल है रिजर्वेशन, कि ऐसे जो फैमिली जो कि सही ग्राउंड से है और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन उन्हें छोड़ना चाहिए, और उनके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो उस चीज़ को, या फिर वो भी इस चीज़ को अंदर से माने कि ठीक है अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे उनको थोड़ा सा स्ट्रेंथ, थोड़ा क्या एक तरह से पूरा कवर करने के लिए और आगे इस सर्वाइवल मैकेनिज्म को मूव करने के लिए ये ज़रूरी था, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो पहले और प्रेजेंट अब के सिनेरियो को देख के ये सब बातें कैसी और कैसे नहीं, वो सबकी अपनी अपनी सोच है। जो फोर्थ बुक है द आर्ट ऑफ द भीमयाना इज नरेटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट द राइटर्स where they talk about the community they come from and the effect the Ambedkar's reform movement have had on their lives. The book tries to connect the past with the present scenario and reason the circumstances today using the incident from the past. फोर्थ बुक जो है वो आर्ट ऑफ भीमयाना, जिस बुक का जो टाइटल है यही है, इज नरेटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द राइटर्स वेयर दे टॉक अबाउट द कम्युनिटी, जहाँ पे वो अलग अलग कम्युनिटी के बारे में बता रहे हैं कि जो जो उसमें जैसे कि द व्यू ऑफ द राइटर्स वेयर दे टॉक अबाउट द कम्युनिटी दे कम फ्रॉम एंड द इफेक्ट द अम्बेडकर्स रिफॉर्म मूवमेंट, के जो जो राइटर्स दिखाए गए हैं। देखो इसमें जो राइटर्स दिखाए गए हैं वो बता रहे हैं कि ठीक है कौन से कम्युनिटी से वो आते हैं और उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा अम्बेडकर्स के रिफॉर्म मूवमेंट का। तो ये सारा कुछ उन्होंने बताया कि सिंपल इसमें राइटर से अलग अलग उससे वो राइटर बता रहे कि उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट आया इस चीज़ का, कि अम्बेडकर की लाइफ से, अम्बेडकर के वर्क से, और अम्बेडकर जी की वो एक जो क्लैरिटी जो और ट्रांसपेरेंसी जो उन्होंने मेंटेन कर रखी है हर चीज़ को समझने का, और कितना उन्होंने लाइफ में ये जो डिस्क्रिमिनेशन और एनिहिलेशन इस तरह की चीज़ों को सहा है वो सब कुछ। तो लाइफ अम्बेडकर जी की वो खुद एक रिफ्लेक्शन है उस चीज़ का, कि ठीक है कि जो लोग अंदर से बहुत ही स्ट्रांग होते हैं एंड और एक लीडरशिप क्वालिटी जिनके अंदर होती है वो। तो द बुक ट्राइज टू कनेक्ट द पास्ट एंड द प्रेजेंट सिनेरियो एंड रीजन द सर्कमस्टांसेस टुडे यूजिंग द इंसिडेंट फ्रॉम द पास्ट। तो इस तरह की राइटिंग को देखो रियल बेस और रियलिस्टिक बेस राइटिंग कहा जाता है, जहाँ पे पास्ट का एक सिनेरियो दिखाया गया है और रीडर को इस बात के, रीडर की तरफ अगेन जो है मैंने बोला था पॉइंट जो है वो, और जो कर्सर जो है वो फाइनली रीडर की तरफ मूव कर दिया गया है। अब रीडर को ये समझना है कि ठीक है जो पास्ट का सिनेरियो और जो प्रेजेंट का कनेक्शन है, क्या वो किस तरह से बेहतर है, क्या प्रेजेंट जो है अब वो ज़्यादा बेहतर है पास्ट से। बिल्कुल सही है, प्रेजेंट तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि जैसे मैंने बताया एट्रॉसिटीज़ एक्ट आ रखे हैं कितने सारे 39 आर्टिकल से लेके, और डीपीएसपी में यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट तो कितने सारे जो है ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि इन्हीं के लिए स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, इनकी लैंग्वेज के लिए, है ना। तो सबको सब चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए देर आर द मैनी आर्टिकल्स इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। और आज की जो सच में ये बहुत ही बेहतर कंडीशन है जो कि सिर्फ बाबा भीमराव अम्बेडकर की वजह से हुआ, जिन्होंने उस समय कहीं ना कहीं इस सारी चीज़ की नींव तो रखा और इस कंसेप्ट को भी समझाया। एनहिलेशन ऑफ कास्ट को पक्का देखना, मैंने वीडियो डाल रखी है इसमें,
और मैं इसके नीचे लिंक भी ऐड कर दूंगा, उस एनिलेशन ऑफ कास्ट को देखना था, तब आपके जो व्यू है और अच्छी तरह से क्लियर होगा और आप उस चीज़ को यहाँ पे भी ऐड करके लिख सकते हो। जब उस चीज़ को आप यहाँ ऐड करके लिखोगे तो वो जो राइटिंग का जो पार्ट है और जो आप लिखोगे उसमें बहुत अच्छा सा वो एक अलग से ही उस पर लाइमलाइट आएगा, बहुत अच्छी तरह से इल्यूमिनेट होगा वो चीज़ और राइटिंग पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आएगा। इसीलिए एनिलेशन ऑफ कास्ट को भी देखना है, फिर उसके बाद आपको ये देखना है, नीचे मैं लिंक जरूर ऐड करूँगा। स्लाइड को बाकी आप रोक के देख सकते हैं, ग्राफिक फिक्शन में चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है, आप इसे देख सकते हो यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही है ना, कि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में थैंक्स कह रहा हूँ आज। और ये जो है फाइनली आपकी बुक का स्लाइड है और बुक में इस तरह के देख सकते हो आप ग्राफिक स्टाइल ऑफ राइटिंग और ग्राफिक मैकेनिज्म कितना खूबसूरत होता है चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए। तो इसी तरह से एक ग्राफिक वाला थैंक्स आप सभी को, और प्लीज़ इस चैनल से कनेक्ट रहना। और इसके साथ साथ मैं काफ़ी जो है कोर्सेज उन सबको कंप्लीट करवाऊँगा। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना। ठीक है, थैंक्स।